Hello everyone, in this video we are going to continue our chapter, that is business services. So the second topic in business service is insurance. So insurance क्या होता है? That is, insurance is thus a device by which the loss likely to be caused by an uncertain event is spread over a number of persons who are exposed to it and who prepare to insure themselves against such an इवेंट। तो इंश्योरेंस क्या होता है? एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि कॉस्ट किसी भी डेथ का या लॉस हो रही हो, वो कॉस्ट होता है अनसर्टेन इवेंट जिसका हमें पता नहीं है, उसकी वजह से, ठीक है। और उस कॉज को स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन, वो जो कॉज का भरपाई होती है वो लोगों के बीच में फैल जाना, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू इट एंड हु प्रिपेयर टू इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट सच एन इवेंट। और वो सारे पर्सन्स उसको देते हैं इंश्योरेंस जो कि जिसको लॉस हुआ है, ठीक है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड द फंक्शंस। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इज दैट एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस कंसर्न चूजेस टू स्पेंड अ डेफिनेटली नोन सम इन प्लेस ऑफ अ पॉसिबल ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व इन एन इनडेफिनाइट फ्यूचर लॉस। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इंश्योरेंस का कि एक इंडिविजुअल और जो बिजनेस होता है जिसको लॉस होने वाला होता है, ठीक है, वो चूज़ करता है एक सम, कितना उन्हें अमाउंट मिलेगा, ठीक है, ना कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो सोचते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट हमें कितना मिल सकता है जो भी हमारे साथ होगा फ्यूचर में, जिसकी वजह से हमें लॉस सफ़र करना पड़ेगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो पहला है आपका प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। कोई भी फ्यूचर में जो भी लॉस होगा उसका एक सर्टेनिटी है कि हमें ये पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, जब भी ये इवेंट या जो भी ये लॉस अकर होगा, जब भी, ठीक है। सेकेंड है प्रोटेक्शन। द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस। तो एक तरीके से वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि जब भी ये लॉस अकर होगा आपको पेमेंट मिलेगी, तो हमारे लिए क्या है, वो एज अ प्रोटेक्शन है। थर्ड है रिस्क शेयरिंग। On the happening of a risk event, the loss is shared by all the person exposed to it. The share is obtained from every insured member by way of premiums, ठीक है। तो रिस्क शेयरिंग है ये, जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस कराया है वो कहीं ना कहीं उस पर्सन को पैसे देते हैं जो जिसका लॉस हुआ है। तो ये क्या है, एक रिस्क शेयरिंग है। और हर एक जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, जो मेंबर है, उसको ये पेमेंट कैसे मिलता है, जब वो प्रीमियम पे करता है। फोर्थ है आपका असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। द एक्यूमुलेटेड फंड्स ऑफ द इंश्योरर रिसीव्ड बाय वे ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स मेड बाय द इंश्योर आर इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम्स, ठीक है। और जो ये प्रीमियम है, जो प्रीमियम पे करता है, वो पैसा कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि इंटरेस्ट के साथ उन्हें रिसीव हो सके इंश्योरेंस कंपनीज़ को। तो एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की। तो पहला है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। तो फर्स्ट है आपका अटमोस्ट गुड फेथ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्रीमेइंग फीथ, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब दोनों पार्टीज, इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरर दोनों को क्या है, बहुत ज़्यादा गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ में रहना पड़ता है। Both the insurer and the insured should display good faith towards each other in regard to the contract. दोनों इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों को अपना गुड फेथ शो करना पड़ता है ताकि वो जितनी भी डिटेल्स हैं वो वहाँ पे पुट कर सकें। मतलब कहीं भी तरीके से आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि फ्रॉड का काम दोनों में से कोई भी नहीं करेगा।
सेकेंड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. One fundamental fact of this principle is that it is not the house, ship, machinery, potential liability of life that is insured, but it is the pecuniary interest of the insured in them which is insured. ठीक है, तो insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract. The insured must have an interest in the preservation of the things or life insured so that he or she will suffer financially on the happening of the event against which he or she is insured. ठीक है, तो insurable interest मतलब आप कोई फेक चीज़ पे इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए, विजिबली होनी चाहिए. अगर आपके ऊपर लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस है तो आप एज अ पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए. अगर कोई हाउस या कोई शॉप के ऊपर आपने इंश्योरेंस करा है तो वो चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए. इमेजिनेशन के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड इज इंडेमनिटी. ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर और मैराइन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी. तो जो भी फायर से रिलेटेड या मैराइन से रिलेटेड इंश्योरेंस होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी. अकॉर्डिंग टू इट द इंश्योरेंस अंडरटेक्स टू put the insured in the event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured against. In other words, the insurer undertakes to compensate the insured for the loss caused to him or her due to damage or destruction of property insured. ठीक है, तो जो दोनों चीज़ें हैं, फायर और मैराइन इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, वो चीज़ अकर होनी चाहिए, वो लॉस अकर होना चाहिए और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई हैं, सिर्फ उसी चीज़ का क्या होगा, उन्हें इंश्योरेंस मिलेगा. फोर्थ है आपका प्रॉक्सिमेट कॉज. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर सच लॉसेज एज आर कॉज्ड बाय द पर्ल्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी. ठीक है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें कंपनसेशन मिलेगा. व्हेन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ टू और मोर कॉजेज द प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स द डायरेक्ट, द मोस्ट डोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ विच द लॉस इज द नेचुरल कंसिक्वेंसेज. ठीक है, तो अगर जो लॉस हो रहा है वो 2-3 वजहों से हो रहा है और उसमें से एक वजह ऐसी है जो कि डायरेक्ट पॉलिसी से रिलेट करती है, पॉलिसी में जो लिखा गया है उससे रिलेट करती है, उसी में आपको कंपनसेशन मिलेगा. ठीक है, और फिफ्थ है आपका सबॉर्गेशन. इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ the insured after settlement of a claim as far as the right of insured in respect of recovery from an alternative source or sources involved. After the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him or her, the right of ownership of such property passes on to the insurer. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो भी लॉस हुआ है, जिस चीज़ का भी लॉस हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसका जो ओनरशिप है, उसके जो प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इंश्योरर में जब क्लेम पूरा सेटल हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन. एज पर दिस प्रिंसिपल इट इज़ द राइट ऑफ एन इंश्योरर हु हैज़ पेड क्लेम अंडर एन इंश्योरेंस टू कॉल अपॉन अदर लाइबल इंश्योरर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द लॉस ऑफ पेमेंट. इट इम्प्लाइज दैट इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस the insurers are to share the losses in proportion to the amount assured by each of them. तो यहाँ पे contribution मतलब different insurers contribute कर रहे हैं एक particular person के जो loss हो रहा है. ठीक है, next is mitigation. This principle states that it is the duty of the insured to take reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property. मिटिगेशन का मतलब होता है आप जानबूझ के अपना लॉस करवा रहे हो या फायर करवा रहे हो अपने शॉप पे, और अगर जल रहा है तो आप उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको क्लेम नहीं देगी, आपको कंपनसेट नहीं करेगी. आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को शॉप से निकाल सको या बचा सको ताकि कम से कम लॉस हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि दैट इज़ कॉल्ड आपकी लाइफ पे जो इंश्योरेंस लगता है या होता है. ठीक है, तो इट इज़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द फ्यूचर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स और हैपनिंग्स, जो भी एक इंडिविजुअल के साथ फ्यूचर में होगा. ठीक है, जो कि अनफोर्सीन है, हमें पता नहीं है, उसका हेल्थ का रिगार्डिंग हो सकता है या उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं. Next is the main elements of
लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर। तो मेन चीज़ें क्या होती है लाइफ इंश्योरेंस में? द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर्टेन एलिमेंट्स लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। तो लाइफ इंश्योरेंस हमेशा वैलिड होना चाहिए। जो जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि एक्सेप्टेंस हो गया, ऑफर हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सेकेंड है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं वो भी आप डिस्क्लोज करोगे। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या आपसे रिलेटेड मटेरियल्स और फैक्ट्स हैं वो आप इंश्योरेंस कंपनी के सामने डिस्क्लोज करोगे। मतलब कुछ भी आप छुपाओगे नहीं और ना ही लाइफ जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे किसी भी पॉलिसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस छुपाएगी। थर्ड है इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट in the life assured. Without insurable interest the contract of insurance is void. In case of life insurance insurable interest must be present at the time when the insurance is affected। ठीक है, तो insurable interest मतलब अगर एक पर्सन का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए इंश्योरेंस कराते वक्त। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल दिया अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू हैव एन इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। अ क्रेडिटर हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज डेटर एंड अ प्रोप्राइटर ऑफ अ ड्रामा कंपनी हैज़ अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ्स ऑफ द एक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है वो चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ है आपका लाइफ insurance contract is not a contract of indemnity. The life of a human being cannot be compensated and only a specified sum of money is paid. That is why the amount payable in life insurance on the happening of the event is fixed in advance. The sum of money is payable is fixed at the time of entering into the contract. A contract of life insurance therefore is not a contract of indemnity. मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहलाएगा क्योंकि उस लाइफ के ऊपर एक ऑलरेडी पर्टिकुलर अमाउंट रखा गया है कि अगर जब ये इसकी डेथ होगी तो उसे इतना पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो कि फायर और मैराइन इंश्योरेंस की बात की जाए वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाते हैं क्योंकि जितना नुकसान होगा उतने की भरपाई होगी। ज़्यादा नुकसान होगा तो ज़्यादा की भरपाई होगी, पेमेंट ज़्यादा होगा, कंपनसेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे अमाउंट फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में हमेशा स्पेसिफिक अमाउंट या कंपनसेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो पहला है आपका होल लाइफ पॉलिसी। मतलब इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेएबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द एश्योर्ड। मतलब पूरी लाइफ की पॉलिसी होती है और तब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। सेकेंड है इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। मतलब द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन द इंश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज और ऑन हिज डेथ। मतलब एक पर्टिकुलर एज के पहुंचने के बाद या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो तब कंपनसेशन मिलता है। थर्ड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 or more person. The premium is paid jointly or by either of them in installments or lump sum. The assured sum or policy money is payable upon the death of any one person to the other survivor or survivors. तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है दो लोगों से या उससे ज़्यादा लोग मिलके पॉलिसी कराते हैं और इन्हें पेमेंट तब मिलेगा जब उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को वो कंपनसेशन मिलता है। फोर्थ है एन्युटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेएबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब एक एज के पहुंचने के बाद उसको मंथली दिया जाता है या क्वार्टरली एज अ पेंशन के तौर पे उसे दिया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है एन्युटी पॉलिसी। और फिफ्थ है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज और हर चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज। तो जब भी ये इवेंट्स होंगे एक एज के बाद जब बच्चा पहुंचता है तो उसको उस टाइम पे कंपनसेट दिया जाता है। तो ये सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए होता है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं हम फायर इंश्योरेंस की। तो फायर इंश्योरेंस में यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं। देयर मस्ट बी अ एक्चुअल लॉस। जब फायर हो रहा है तो एक एक्चुअल लॉस होना चाहिए एंड फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल। आप जानबूझ के एक्सीडेंट करवा रहे हो और फायर लगवा रहे हो कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा तो ये ठीक नहीं है या इस टाइप में आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता है।
और फायर इंश्योरेंस में मेन एलिमेंट्स हैं। इन फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब आप जिस पे भी आपने फायर इंश्योरेंस कराया, चाहे वो आपकी शॉप है चाहे हाउस है, वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड है सिमिलर टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों पार्टीज़ के बीच में फेथफुल कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। थर्ड है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी, मतलब जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। फोर्थ है द इंश्योरेंस इज लाइबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज और लॉस, ठीक है। तो इंश्योरर कब लाइबल होगा कंपनसेशन के लिए, जब फायर लगेगा, किसी और वजह से अगर उसको लॉस और डैमेज हो रहा है तो उसका कंपनसेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेराइन इंश्योरेंस। तो मेराइन इंश्योरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं मेराइन इंश्योरेंस में। फर्स्ट है शिप और हल इंश्योरेंस। सिंस द शिप इज एक्सपोज टू मैनी डेंजर्स एट सी, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर इंडेमनीफाइंग द इंश्योर्ड और लॉसेस, जो भी लॉस शिप को होता है, मतलब यहाँ पे शिप का इंश्योरेंस किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कार्गो इंश्योरेंस। द कार्गो वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मैनी रिस्क, these may be at port, that is risk of theft, lost goods और on voyage etc, ठीक है। तो कार्गो इंश्योरेंस में जैसे एग्जांपल दिया है, कोई थेफ्ट कर देता है, चोरी कर लेता है या गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है। एंड सी है आपका फ्राइट इंश्योरेंस, मतलब ट्रांसफ़र करते समय अगर आपका गुड्स का या जो आप सामान ले जा रहे हैं उसका डैमेज होता है, उसके ऊपर जो इंश्योरेंस किया जाता है उसको बोलते हैं फ्राइट इंश्योरेंस, ठीक है। और इसमें मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेराइन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब जितना लॉस हुआ है सिर्फ उसी के पैसे मिलेंगे मेराइन इंश्योरेंस में। सेकेंड है सिमिलर टू लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेराइन इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। दोनों पार्टीज़ की तरफ से, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे वो इंश्योरर हो, दोनों को फेथफुली कॉन्ट्रैक्ट में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है। थर्ड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी वॉज टेकन। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस, जब वो लॉस हो रहा है तब वो चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट। आप अपनी कंपनी में बैठे हुए हैं और आपने अपने कार को, जो कि अभी आपने ख़रीदा नहीं है लेकिन आगे आप खरीदेंगे, या आप कंपनी के सामने अपने कार्गो को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है द प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा विल अप्लाई टू इट, the insurance company will be liable to pay only if that particular or nearest cause is occurred by the policy। पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिस वजह से वो लॉस हुआ है, जिस वजह से वो कार्गो को डैमेज पहुंचा है, अगर वही कॉज अप्लाई हो रहा है या रियल में उस कार्गो को उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कॉज पहुंचा है, तभी इंश्योरेंस कंपनी उसको लाइबल होगी देने के लिए, ठीक है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो कम्युनिकेशन मतलब किस तरीके से हम अपने बातों के थ्रू आप बिजनेस में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इट कैन कम्युनिकेशन आल्सो इंक्लूड्स मेल एंड पोस्टल सर्विसेज भी इंक्लूड होती है इसमें, जो कि आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एंड लास्ट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक तरीके से हमें मीडियम है, अपना जो भी गुड्स है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, देन योर fire insurance, marine insurance, and about communication, and even that is your transportation. If you have any doubts regarding these topics, you can freely ask me. Thank you everyone.